एंटिसिपेटरी बेल का अर्थ ये माना जाता है कि आपको डर लग रहा है, यानी कि रेप और अननेचुरल सेक्स, लीगली वेडेड वाइफ ये आरोप अपने पति पर नहीं लगा सकती है। तो आपके पास भी लीगल रेमेडी है। सबसे पहले उस एफआईआर को आपको कम से कम 10-15 बार पढ़ना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी आप कंप्लेंट भेज सकते हैं, और अगर आपके साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है तो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी पीसीए, इलीगली आपको अरेस्ट किया गया है, उस मैटर को जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो अक्सर लोग एक गलती करते हैं, लेकिन तैयारी ही आपका बचाव है। कानून उन्हीं का साथ देता है जो कानून का ठीक से इस्तेमाल करते हैं। रिप्लाई ऑफ एफआईआर, आपको ऑफिशियली लीगल प्रोसीजर के थ्रू 41A CRPC का नोटिस ऑफ अपीयरेंस सर्व किया गया, फिर आपको एक रिप्लाई फाइल करना चाहिए। रिप्लाई फाइल करने के लिए किसी कानूनी दक्ष व्यक्ति की मदद आपको लेनी ही चाहिए। सबसे पहले उस एफआईआर को आपको कम से कम 10-15 बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप एक शीट बनाइए, एलिगेशंस जो लगाए गए हैं पैरावाइज लिखिए, फिर आपका जवाब लिखिए, आपके जवाब के सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स लगाइए और उनके सीरियल नंबर्स को आप मेंशन कीजिए। बहुत मजबूत तरीके से आपको इसको बनाना चाहिए। हालांकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पुलिस को डॉक्यूमेंट शुरुआत में नहीं देने चाहिए, जिससे पत्ते शुरू में ही खुल जाते हैं, लेकिन मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। क्यों बिला वजह आप एक झूठा केस कोर्ट में लड़ना चाहते हैं, सालों साल आप खराब करना चाहते हैं। बीफिटिंग रिप्लाई शुरू में ही देना चाहिए। तो रिप्लाई में क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको एफआईआर में ढूंढना क्या है? आपको ढूंढना है स्पेसिफिक एलिगेशन किस व्यक्ति के खिलाफ है, उस घटना के यानी कि आरोप के स्थान समय की सूचना उसमें ठीक से है कि नहीं है। जनरल और वेग एलिगेशंस हैं तो आप पुलिस को कह सकते हैं कि इस प्रकार के एलिगेशंस में जांच करना कतई संभव नहीं है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर आप कहें किसी ने किसी व्यक्ति को कहीं मारा, अब इसमें क्या पता लगेगा किसने मारा, कहाँ मारा, कितने बजे मारा? तो वो जानकारी जब तक नहीं होगी तभी तो जाकर के घटना स्थल पर जाकर जांच होगी। तो इस तरह की सामान्य तौर पर इस प्रकार की झूठी एफआईआर में जनरल वेग और नॉन स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए जाते हैं और खासतौर से डिले भी होता है। तो आपको डेट, टाइम और प्लेस और किस व्यक्ति ने क्या किया, ये बातें ठीक से उस एफआईआर में ढूंढनी चाहिए। तो जब आप अपना जवाब लिखें तो एक कवर लेटर बनाएं और उसमें जिक्र करें कि आप फेयर और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन डिमांड कर रहे हैं। फिलहाल मैं इस एफआईआर का रिप्लाई फाइल कर रहा हूं और इसी को मेरा स्टेटमेंट माना जाए, लेकिन आपको उसके अंदर ठीक से इंडेक्स बना के सीरियल नंबर, हर पेज पर सीरियल नंबर लिखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कोई पेज निकल जाए या जानबूझ करके उस दस्तावेज को हटा दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में आपको रिप्लाई बनाने के बाद उसे पूरी फाइल को स्कैन कर लेना चाहिए। स्कैन करके संबंधित आईओ को ईमेल के जरिए और उच्च अधिकारियों को यानी कि डीसीपी या एसपी, अगर जो भी आपके इलाके में नॉमेनक्लेचर एप्लीकेबल है, उन्हें ईमेल के जरिए भेजें। उसके बाद हार्ड कॉपी बाय हैंड पुलिस स्टेशन में जाकर के आप डिपॉजिट करवाएं, उसमें साफ साफ लिखवाएं इतने नंबर ऑफ पेजेस प्राप्त किए। सिमिलरली उच्च अधिकारी से भी जब आप मिलें तो आप डिमांड करें कि ये झूठी एफआईआर है और मैं इसमें स्पीडी और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहा हूँ, क्योंकि लॉ में अक्यूज होने का मतलब, आरोप लगाने का अर्थ ये नहीं कि आप अपराधी हो गए। झूठी एफआईआर है तो उस केस में आपको डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ के लिए है, इसलिए नहीं है कि ये मान लिया जाएगा कि आपके खिलाफ आरोप लगे तो आप ही अपराधी हैं। कई बार देखने में आता है कि जो व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाता है और ड्रामा करता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, वही व्यक्ति अपराधी होता है जो जांच में सामने आता है। संभव तभी हो सकता है जब आप अपनी बात को ठीक से और सही व्यक्ति के सामने रखेंगे। जब आप प्रूफ्स अपने तैयार करें, सीसीटीवी, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ्स, ईमेल, कॉल डिटेल्स, जरूरी सर्टिफिकेट 65B इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से वो तमाम चीजें उसके साथ लगाएं, क्योंकि आगे कोर्ट में उन चीजों की एब्सेंस के कारण आपको दिक्कत ना हो। किसी भी प्रकार की गिफ्ट, सेलिब्रेशंस, प्रूफ ऑफ ट्रैवल, स्टे, रेस्टोरेंट, इंश्योरेंस आपने अगर अपनी पत्नी के लिए खरीदा है, गिफ्ट वगैरह आपने खरीदे, उन सब बातों को आप ठीक से लिखें, जिससे ये आप स्थापित कर सकें कि आपका कंडक्ट सही था और आप पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। निश्चित तौर पर अगर आप उच्च अधिकारियों से मिलेंगे तो आपको मदद मिलेगी, लेकिन देखने में आता है कि ऐसे मैट्रिमोनियल मैटर्स में उच्च अधिकारी भी कई बार इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो आपकी जागरूकता ही इस केस में आपकी मदद कर सकती है। वैल्यूएशन की हम बात करें तो इसमें देखने में आया है आईपीसी 377 यानी कि अननेचुरल सेक्स जैसे
अपराध भी इसमें लिख दिए जाते हैं। ये मेरी समझ से परे है कि जब कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि 15 वर्ष से अधिक आयु की अगर लीगली वेडेड वाइफ है तो अननेचुरल सेक्स का ऑफेंस मीट आउट होता ही नहीं है, यानी कि रेप और अननेचुरल सेक्स लीगली वेडेड वाइफ ये आरोप अपने पति पर नहीं लगा सकती है। फिर भी पुलिस थानों में देखा गया है जानकारी के अभाव में या जानबूझकर ऐसी धाराएं जोड़ दी जाती हैं। उनका खास उद्देश्य है क्योंकि ऐसे सेक्शन जिनमें 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है तो वो आपको डरा सके, आपको अरेस्ट करने का डर दिखा सके। अगर आपको कानून की जानकारी है तो आप कह सकते हैं कि धारा गलत लगाई गई। पॉक्सो जैसा गंभीर अपराध भी स्त्रियां अपने पति या पति के परिवार वालों के खिलाफ लिखवा देती हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बिल्ड करने के लिए। ऐसे तमाम मामलों में भी आपको स्ट्रेटजी वही रखनी है, अपनी बात ठीक से रखें, उच्च अधिकारियों के समक्ष जाएं और स्ट्रिक्ट जांच की डिमांड करें। अन्य और दूसरी भी लीगल रेमेडीज है। मान लीजिए पुलिस अधिकारी आपकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे या सामने वाली पार्टी बहुत इन्फ्लुएंशियल है, खासतौर से कई बार आता है ह्यूमन राइट कमीशन के थ्रू जब कंप्लेंट फॉरवर्ड की जाती है तो पुलिस अधिकारी भी उस मामले में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है। तो आपके पास भी लीगल रेमेडी है, आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेंट कर सकते हैं कि जांच अधिकारी निष्पक्ष जांच नहीं कर रहा है। और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, NHRC की वेबसाइट उपलब्ध है और अपनी बात रख सकते हैं कि FIR नंबर सो एंड सो, इसमें सो एंड सो जांच अधिकारी है और वो ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं और ये मामला फर्जी है। उसमें अपनी बात पूरी रखेंगे क्यों फर्जी है और निश्चित तौर पर NHRC के थ्रू वो कंप्लेंट रेस्पेक्टिव स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में फॉरवर्ड होगी और जल्दी कुछ समय में उस पर एक्शन लिया जाएगा। आप RTI लगा करके भी पूछ सकते हैं कि आपके द्वारा की गई कंप्लेंट पर क्या एक्शन लिया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी आप कंप्लेंट भेज सकते हैं pgportal.gov.in। पर कंप्लेंट करनी क्या है? आपके खिलाफ FIR हो गई है, ये कोई कंप्लेंट नहीं है। आपके खिलाफ हुई FIR में जांच अधिकारी उचित न्यायपूर्वक जांच नहीं कर रहा है, ऐसी अगर बात आप लिखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वो आगे इन्वेस्टिगेशन के या इंक्वायरी के ऑर्डर देगा। साथ ही हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर का अपना एक पोर्टल है, वहाँ भी आप कंप्लेंट दे सकते हैं। और अगर आपके साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है तो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी PCA जो हर राज्य में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में बनी है, हालांकि पूरे देश में अभी सभी राज्यों में नहीं बनी है लेकिन जिन जिन राज्यों में ये डिपार्टमेंट अवेलेबल है वहां आप जाकर उस पुलिस ऑफिशियल की कंप्लेंट कर सकते हैं कि आपके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उस मामले में उचित इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा। आप रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट में FIR की क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं, लेकिन FIR की क्वेश्चन के ग्राउंड होने जरूरी हैं। FIR क्वेश्चन के बारे में हम एक सेपरेटली वीडियो बनाएंगे। अगर मोटी मोटी हम बात करें तो लिखे हुए एलिगेशंस अगर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है, वेग है, वो एक ग्राउंड बन सकता है। अगर जुरिसडिक्शन की बात है वो एक ग्राउंड हो सकता है। फिर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड आप हाई कोर्ट से कर सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट आप मांग सकते हैं। अगर नॉन कंप्लायंस ऑफ CRPC 41A नोटिस है तो उस कंडीशन में भी आप उस जांच अधिकारी के खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट करवा सकते हैं। इलीगली आपको अरेस्ट किया गया है उस मैटर को भी आप हाई कोर्ट में सामने रख सकते हैं। नॉन कंप्लायंस ऑफ अरेस्ट प्रोसीजर्स अगर है उस कंडीशन में भी आप हाई कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। आपके केस को शुरुआत में ही अटेम्प्ट करना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि बाद में ट्रायल के दौरान देख लेंगे, तो देख लेंगे जैसी कोई चीज नहीं होती है। कानून उन्हीं का साथ देता है जो कानून का ठीक से इस्तेमाल करते हैं और सही तरीके से अपने केसेस को लड़ते हैं। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI, उन दोनों जजमेंट्स में अरेस्ट विदाउट 41A नोटिस के बारे में जिक्र किया गया है। एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन भी आपके पास में है, लेकिन ये जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आपको जाना चाहिए क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल का अर्थ ये माना जाता है कि आपको डर लग रहा है, आपने कुछ गलत किया है। तो पहले वाले जो ऑप्शंस हमने आपको बताए अगर आप सही हैं तो उनको अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन पुलिस किसी भी प्रकार से आमादा है आपको अरेस्ट करने के लिए, आपको लगता है तो आपको निश्चित तौर पर एंटीसिपेटरी बेल रेस्पेक्टिव सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट से आप रिलीफ मांग सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास कुछ और रेमेडीज है। बाबू भाई वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था both fair trial and fair investigation are part of constitutional rights guaranteed under Article 20 and 21 of Constitution of India. Therefore, investigation must be fair, transparent and judicious as it is the minimum requirement of rule of law. तो आप रेस्पेक्टिव कोर्ट में जाकर के, मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर के भी आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आपके खिलाफ जो FIR हुई है उस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर किया जाए। साथ ही कई बार देखा जाता है कि CCTV फुटेज या कॉल डिटेल्स समय होने के साथ में प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। आप रेस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि 91 CRPC के तहत आप CCTV की फुटेज या कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स आप प्रोक्योर करवाएं या उन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं। साथ ही कूलिंग ऑफ पीरियड का अगर वायलेशन हुआ है या आप मीडिएशन चाहते हैं वो बात भी आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन करके रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं।
जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो अक्सर लोग एक गलती करते हैं, डिस्चार्ज एप्लीकेशन नहीं फाइल करते हैं। कोर्ट में जब भी कोई बात कहें रिटर्न डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ही करनी चाहिए। डिस्चार्ज पिटीशन जरूर फाइल करनी चाहिए, उससे रिलीफ मिल सकता है। कुछ लोगों के नाम हटाए जा सकते हैं जिनको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, या ऐसे सेक्शंस जो गलत लगाए गए हैं उन्हें भी हटाया जा सकता है। ऐसे लोग जिनका नाम फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया और नाम हटा दिया गया है, ऐसे लोग सेक्शन आईपीसी 182 या 211 217 सेक्शन के अंदर या 253 ऑफ बीएनएस के थ्रू आप रिलीफ डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि लोक सेवक की शक्तियों का दुरुपयोग करना अपने आप में कानूनी जुर्म है। किसी अन्य वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। नियम कायदा कानून लॉ फॉर ऑल में हमारी कोशिश रहेगी आपके लिए बेहतरीन जजमेंट और लॉ को डिकोड ठीक से कर सकें, खास तौर से मिसयूज की जब बात आती है। तो देखते रहिए नियम कायदा कानून लॉ फॉर ऑल।